हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विथ निधि। और ये आज मेरे दिन की शुरुआत मॉर्निंग 7 o'clock हो गई थी। आज थोड़ी लेट हो गई मैं सो के जगने में। मैंने बताया ना कि अभी मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है एंड नाइट में भी कभी कभी होता है कि टॉपिक ख़त्म करने में मुझे लेट हो जाता है। हालांकि नाइट का टाइमिंग है मेरा 11 o'clock से पहले मैं सो जाऊँ, बट कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। कभी मुझे 12:30 भी हो जाता है। तो उस दिन मुझे सो के जगने में भी थोड़ा लेट हो जाता है बिकॉज प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई के चक्कर में अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हाँ, बहुत ज़्यादा ना सोएं, बट एटलीस्ट स्टूडेंट को ब्रेन का ही वर्क करना होता है और आँखों का, इसलिए बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना और ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और मैं दिन में बिल्कुल भी आराम नहीं करती, सोती नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती। तो इसलिए मैं अपनी रात की ही नींद अच्छे से पूरी करती हूँ। खैर, ये तो रही पते की बात। और अभी हम बात करेंगे हमारे एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, इवन आप में से जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो सब बहुत ही स्पीड से और गर्मजोशी के साथ अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। आई नो दैट। और मैं भी मॉर्निंग में उठने के बाद से सबसे पहले आज मेरा करंट अफेयर वाला टाइम तो ख़त्म हो गया था। मैं लेट सो के जगी थी, इसलिए मैं सबसे पहले सोशोलॉजी से स्टार्ट कर रही थी। आगे देखूंगी मैं, जिस तरीके से मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं करंट वाला पोर्शन कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे अपने मेन सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और फ़िलहाल में मैं अपना एक रफली नोट मेकिंग वर्क भी करते हुए चल रही हूँ। जैसे अभी मेरा दिन का जो रूटीन रहता है, मैंने आपको बताया था 10 to 12 आवर्स का स्टडी चैलेंज होता है मेरा, जिसमें मैंने 3 स्लॉट्स में अपनी स्टडी को डिवाइड किया हुआ है। मॉर्निंग में 4 o'clock मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है मॉर्निंग में, जो कि 6 o'clock से 10 और 11 तक का ही रहता है, जिसमें मैं अपने 4 आवर्स की स्टडी कंप्लीट करती हूँ। सेकेंड स्लॉट होता है मेरा आफ्टर टेकिंग माई लंच। 12 o'clock से रखती हूँ 12 to 4 o'clock तक। एंड फिर शाम को थोड़ा रेस्ट और फैमिली टाइम देने के बाद से मेरा टाइम स्लॉट होता है 7 to 9, और 10 भी हो जाता है। और इस बीच में बाकी के मैं अपने जो भी मेरे एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग या ब्लॉग अपना अपलोड करना, या और भी कुछ, जैसे फैमिली में अगर आप रहते हैं तो आपको पता है कि डेली डेली एक चैलेंज आपके पास फैमिली का भी होता ही है, और जिसमें मैं थोड़ा बहुत मम्मी का हेल्प कर देती हूँ घर में। और मतलब और भी काम होते हैं, आपको कभी मार्केट जाना होता है कुछ इंपॉर्टेंट काम से या इस तरीके का। तो ये रहता है मेरा डे का रूटीन अभी फ़िलहाल। और इस बीच में मैं अपना 10 से 12 आवर्स की स्टडी कर पा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं मॉर्निंग का स्लॉट अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। और मॉर्निंग के स्लॉट को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने अपना रीडिंग जो मतलब नोट मेकिंग वाला पोर्शन होता है वो मॉर्निंग में ही रखती हूँ। और इवनिंग में भी थोड़ा बहुत करती हूँ, क्योंकि इवनिंग में आप मॉर्निंग का और दोपहर का जो 2 स्लॉट होता है ना, वो करते करते बहुत टायर्ड फील होता है। इसलिए मैं इवनिंग में भी थोड़ा बहुत लिखने वाला पोर्शन रखती हूँ, ताकि मेरा माइंड थोड़ा एक्टिव रहे। क्योंकि जब आप कुछ लिख के पढ़ते हो ना, तो आपकी कई सारे सेंसेस एक्टिव रहते हैं। जैसे आंखों से आप देख रहे होते हो, कुछ ना कुछ दिमाग में उस चीज़ को रिकॉल भी कर रहे होते हो, बोल भी रहे होते हो, और याद भी कर रहे होते हो कि हाँ, पीछे वाले चैप्टर में आपने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ा था। और हाथ से लिख तो रहे ही होते हो, तो वो चीज़ें ना कहीं आपके ब्रेन में किसी ना किसी सेंसेस के थ्रू तो वो आपके रह ही जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता भी है ना कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है नोट मेकिंग में और चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, बट यकीन माने जो आप नोट मेकिंग के थ्रू पढ़ते हैं ना, वो चीज़ें बहुत अच्छे से आपके दिमाग में रहती हैं। वो लगता नहीं है हमें कि कंप्लीट हो पाया है या नहीं, बट यकीन माने कि टॉपिक वो हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका होता है। तो अभी फ़िलहाल ये मेरा स्ट्रेटजी है, मेरा रूटीन है स्टडी का। और अब बात करते हैं कि मैंने अपने स्टडी का पैटर्न क्या रखा हुआ है, मतलब मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। तो पहला तो मेरा स्टडी रूटीन क्या रहता है वो बताया मैंने। अब हम बात करते हैं मैं किस पैटर्न पे पढ़ती हूँ। तो मेरा जो पैटर्न होता है स्टडी का, अभी देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं सोशोलॉजी और हिंदी 2 सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रही हूँ। सोशोलॉजी पीजीटी के लिए और हिंदी है मेरा टीजीटी के लिए। पीजीटी एस्टेट अभी मुझे देना है बिहार का, तो उसके लिए तो मुझे अपना कम से कम 2-2 घंटे दोनों पेपर्स को देने होते हैं इस टाइम में, क्योंकि 1 मंथ ही रह गया है हमारे एग्ज़ाम को। तो पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप कितना भी पढ़ लो, अगर पेपर नहीं लगा रहे हो, और पेपर लगाने से भी ज़्यादा जो चैलेंजिंग होता है वो होता है एनालिसिस। और एनालिसिस के बाद से री अटेम्प्ट करना अपने
उसी पेपर को, क्योंकि जब आप पहली बार पेपर लगाओगे आप मान लो आपने 120 का एक क्वेश्चन सेट लगाया, उसमें आपने फर्स्ट टाइम में लगाया तो हो सकता है आपके 70 ही स्कोर हुए हों, बहुत लेस स्कोर हो, बट आप एक बार उसको लगाने के बाद से, एनालिसिस करने के बाद से फिर जब दोबारा लगाते हैं तो आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा। और अब आप इसको मतलब ऐसे भी लगता होगा कि इसमें क्या ही इंक्रीज़ हुआ, वो तो सब चीटिंग हो गई, हमने पहले मतलब एनालिसिस कर लिया तो अब हमें वो आंसर्स याद हो गए। बट ऐसा नहीं होता है। जब आप एक बार वो पेपर लगाने के बाद से दोबारा एनालिसिस करके री अटैम्प्ट करते हो पेपर को, तो अगर आपने 120 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया है ना, तो आपके 120 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्लियर का मतलब आप समझ रहे होंगे, जब कोई आप एक क्वेश्चन देखते हो ना, जैसे आप मान के चलो ठीक है, पृथ्वीराज रासो को आपने एक उनका कोई रचना था वो आपसे गलत हो गया था, फिर आपने पृथ्वीराज रासो का रचना एक बार एनालिसिस देखा था और फिर आपने वो री अटेम्प्ट किया था। अब यकीन माने आपको उस एनालिसिस में 2-4 रचनाएं और पृथ्वीराज रासो की आपको याद हो जाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर लगाओ और पेपर के साथ साथ ना एनालिसिस करो, क्योंकि मैंने बहुतों को सुना है कि वो कहते हैं हमने बहुत पेपर लगाए थे फिर भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। आई मीन बहुतों को क्या, मैं अपना खुद का भी बताऊँ तो लास्ट पे एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि मैंने एनालिसिस को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि पेपर लगाने से ज़्यादा टाइम एनालिसिस में चला जाता है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि पेपर लगाइए प्लस एनालिसिस ज़रूर करिए। चाहे आप एक दिन में एक ही पेपर लगा पाओ और उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे करो, फिर थर्ड डे वही पेपर री अटैम्प्ट करो। आप जितना ज़्यादा कंसाइज वे में अपना नोट रखोगे, जितना ज़्यादा कंसाइज वे में आप अपनी प्रिपरेशन करोगे, आपको सक्सेस मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ये तो मेरा पैटर्न हो रहा है अभी अपना पेपर अटेम्प्ट करने का। और अभी आप ये देख रहे होंगे मैं जीएस जीके वाला भी जो 40 मार्क्स का आता है हमारे एग्ज़ाम में, उसका मैं लगा रही थी। ये मेरे पास पीआरटी की एक बुक पड़ी हुई थी, किरण पब्लिकेशन की ही, तो उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं जो जीके जीएस से होते हैं। और देखिए क्वेश्चन सारे सेम ही टॉपिक से आ रहे हैं, तो ये मत देखिए कि पीआरटी का है, टीजीटी का है। हाँ, एक बार पैटर्न अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, क्या आप जिस एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। फिर जो भी आपको उससे रिलेट करता हुआ टॉपिक मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है उसके पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये मेरा पैटर्न रह रहा है अभी फ़िलहाल मेरी प्रिपरेशन का। इसके बाद ये व्यू आपको मैं बार बार अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ, जब मैं पढ़ती रहती हूँ ना तो मतलब 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, कई बार आपको 1 घंटे भी पढ़ने के बाद आपका माइंड एकदम फेडअप हो जाता है। जब फिर मैं यहाँ आती हूँ ना तो और इतने लोगों को देखती हूँ तो फिर मेरे को ना एक अंदर से मोटिवेशन आता है। बिकॉज जो हमारी सोसाइटी है ना वहाँ पे ऑलमोस्ट, चाहे वो गर्ल्स हो या मतलब फीमेल हो मेल हो, सब सब वर्किंग है, सब काम में ही रहते हैं अपने अपने। तो यहाँ पे ना मुझे एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट दिखता है और मुझे लगता है कि आप एक अच्छा एनवायरनमेंट तभी ला सकते हैं जब आप एजुकेटेड हो। देखिए, जॉब और एजुकेशन ये दो बहुत अलग एंगल है। मतलब एजुकेशन आपको एक अच्छा जीवन देता है और ऑब्वियसली जॉब भी देता है, बट जॉब आप चाहो तो बिना एजुकेटेड होके भी कर सकते हो। लेकिन ठीक है, उसमें फिर आपको परेशानियों से लड़ने की और कुछ सही गलत डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। मुझे लगता है कि अगर आप बिना पढ़े लिखे किसी काम में हैं तो इसलिए एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। और यकीन माने, मैं पहले तो पढ़ती थी कि हाँ मुझे जॉब लेनी है और इस तरीके से, बट अभी मैं जॉब के हिसाब से सिर्फ उतने टाइम ही पढ़ती हूँ जिस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं। वरना और टाइम में तो बस मैं किसी भी टॉपिक को बहुत डीप पढ़ने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं वहाँ से नॉलेज गेन कर पाऊँ। और वो जो भी टॉपिक पढ़ रही हूँ या जिस भी विषय के बारे में पढ़ रही हूँ वो क्या है, क्यों है, कैसे है, और इसका इम्पैक्ट इम्प्लीमेंट हमारी सोसाइटी में कैसे हो रहा है, मेरी लाइफ में कैसे हो रहा है, मैं उसको दूसरों की लाइफ में कैसे मतलब इम्प्लीमेंट कर पाऊँगी उस विषय को, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को। तो ये मेरा रहता है। एंड ऑफ द डे मुझे लगता है हमारे स्टडी का यही लक्ष्य होना चाहिए, हमारे पढ़ने लिखने का या हमारे बुद्धिजीवी होने का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस तरीके से खुद को और अपने समाज को एक बेहतर लक्ष्य की ओर अग्रसर कर पाएँ। हालांकि देखिए, एक इंसान पूरी दुनिया नहीं बदल सकता है, बट उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गांधी जी की। एक इंसान की सोच एक दुनिया को एक अच्छा मार्गदर्शन तो दे ही सकता है। और ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।